नमस्कार। फ़िलहाल राजस्थान में सचिन पायलट की जो बगावत है वो नाकाम हो गई है, लेकिन कांग्रेस को इसके ऊपर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि वो ध्यान दे इस बात पर कि आखिर वो क्या वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के सामने इस तरह के हालात पेश आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में हुआ, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बदतमीज़ियों की वजह से पार्टी छोड़ कर चले गए। सिंधिया को ना राज्यसभा में भेजा जा रहा था और ना ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था। और ऐसा ही सचिन पायलट के साथ हुआ। पायलट को तो खैर कांग्रेस ने काफ़ी कुछ दिया है, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया और इस वक्त वो डिप्टी सीएम थे। ये बात अलग है कि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सचिन पायलट के पास कोई ताकत नहीं थी और जो अहम मंत्रालय होते हैं वो भी सचिन पायलट के पास नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सचिन पायलट हैं जो वो अपनी महत्वाकांक्षा के भी शिकार हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना डिज़र्व करते थे। वो ऐसा सोच सकते हैं, सोच पर तो खैर कोई नियंत्रण होता ही नहीं है। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी की जो रिवायत रही है उसमें आप क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी राजस्थान में बहुत पहले भी, केवल अभी नहीं, अक्सर जो जनाधार वाले नेता हैं उनको दरकिनार करते हुए जो पैराशूट से नेता हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा है। अशोक गहलोत खुद गणेश परिक्रमा वाले लोग हैं, उनमें से आते हैं। और इसके पहले भी संजय गांधी ने जगन्नाथ पहाड़िया को सबको दरकिनार कर कर यूं ही सीएम बना दिया और बरकतुल्ला खान जो कि इंदिरा गांधी की ज़ाती पसंद थे उन्हें भी सीएम बना दिया गया। और कितनी अजीब बात है कि राजस्थान, जहाँ पर जाट काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और काफ़ी बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो कुंभाराम आर्य हों, उसके बाद रामनिवास मिर्धा हों, उनके भाई नाथुराम मिर्धा हों, परशुराम मदेरणा हों, इन तमाम लोगों को दरकिनार किया गया है। कुंवर विश्वेंद्र सिंह का भी अच्छा खासा जो है वो जनाधार है, लेकिन हमेशा कांग्रेस की पसंद वही लोग रहे जो आला कमान के दरबार में सलाम ठोकने में आगे रहते हों। भारतीय जनता पार्टी के में ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत रहे हों या वसुंधरा राजे सिंधिया। ये लोग कागजी नेता नहीं हैं या थे। शेखावत साहब तो स्वर्गवासी हो गए। इनका अपना बहुत ही मजबूत ज़मीनी आधार है। कांग्रेस में ये लड़ाई होती है वर्चस्व की, वो हमेशा से होती रही और यहाँ पर जनाधार को कोई ख़ास महत्व नहीं दिया जाता। गोखले के सामने लोकमान्य तिलक बड़े मकबूल थे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन संगठन पर हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले की पकड़ रही। उसके बाद गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जैसे अनजान मामूली आदमी के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नीचा दिखाने की कोशिश की और उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो जो मशहूर किस्से हैं इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो रास्ताकशी हुई और उसमें जीत किसकी हुई? इंदिरा गांधी की। क्योंकि अब चाहे भले ही जनता कांग्रेस के खिलाफ हो, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लेकिन एक वक्त हुआ करता था कि इसी जनता के सहारे इन नेताओं ने सबकी नाक में नकेल डाली। और इंदिरा गांधी के ज़माने में कोई भी जो नेता संभावित चुनौती बन सकता था उसके पर कतर दिए गए, उसकी फ़ाइल तैयार करके रखाई गई और किसी न किसी तरीके से उसे उस सबक सिखाने की और उसकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की गई। एक वक्त हुआ करता था जब जो सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कांग्रेस के, वो केंद्र में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 8-8, 10-10 दिन वो चक्कर मारते रहते थे। और उनके जो इंदिरा गांधी के जो सचिव हुआ करते थे, चाहे वो कश्मीरी माफिया थे, आर.के. धवन था या पी.सी. अलेक्जेंडर था, वो 8-8, 10-10 दिन तक मुख्यमंत्री को मैडम से मिलने के लिए जो है वो टाइम ही नहीं दिया करते थे। क्या अब ऐसा मुमकिन है कि कोई किसी स्टेट का सीएम पीएम से मिलने दिल्ली आए और पीएम जो है उससे मिलने से टाल मटोल करता रहे? वो बात अलग है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 8-8, 10-10 दिन तक राहुल गांधी से टाइम मांगते रहते थे मिलने के लिए और राहुल गांधी के पास वक्त नहीं हुआ करता था। ये कांग्रेस की कल्चर है, उसकी एक नीति है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है जो राजनीति को समझता है। भारत के बहुत सारे राज्यों से तो कांग्रेस पूरी तरीके से साफ सी हो चुकी है।
मसलन उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से कांग्रेस जो मुख्य भूमिका से बाहर है। 2009 में एक उम्मीद जगी थी जब उसकी 22-23 सीटें आई थी लोकसभा में कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर वही अपने ही बोझ तले दब के रह गई कांग्रेस। वैसे भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो खैर व्यक्तिगत जनाधारों के बलबूते पर टिकी हुई है। जो वहाँ से जीतने वाले विधायक सांसद हैं उनका खुद का भी एक वजूद है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कामयाब होती रही है। इसके अलावा कांग्रेस को एक बड़ी कीमत इस बात की चुकानी पड़ रही है कि जहाँ पर मुसलमानों का वर्चस्व है राजनीति में, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और इन्हीं के चक्कर में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, कहीं भी मुसलमान अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी वो ओवैसी की पार्टी के साथ है, तेलंगाना में तो खैर है ही। यानी कि जिसके चक्कर में आकर जो कांग्रेस के सलाहकारों की जो मंडली है, चाहे वो अहमद पटेल है, दिग्विजय सिंह है या दूसरे लोग हैं, वो जिनको ध्यान में रखकर जो नीतियाँ बनाते हैं वही उन्हें वोट नहीं देते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस से जो जुड़े हुए मुसलमान हैं वो गवर्नर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो नगर पालिका के मेंबर का इलेक्शन भी जीत सकें। ऐसा नहीं है कि चापलूसी की कोई अहमियत राजनीति में नहीं है, वो तमाम पार्टियों में है। हर एक कोई यस मैन को पसंद करता है, हर एक को चाहिए नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाने वाला, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। और हर पार्टी में अगर आप आला कमान की चापलूसी नहीं करेंगे, ठकुर सुहाती वाली बातें नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई भी जो है स्पेस वहाँ नहीं बचेगा। गोविंदाचार्य से एक बार छोटी सी गलती होगी, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी हमारा मुखौटा हैं, और गोविंदाचार्य के पर कतर दिए गए और उनका जो सियासी करियर था वो ख़त्म हो गया। और इन तमाम जो चापलूसी वाला जो खेल है, ये जो गणेश परिक्रमा है, ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, इसको जो ज़्यादा अहमियत मिली वो सोनिया गांधी के सत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सत्ता में आने पर मिली। कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष सब कुछ होता है। यही वजह है कि सीताराम केसरी के सामने भी शायद पवार और राजेश पायलट चुनाव में टिक नहीं पाए थे। इसके अलावा सोनिया गांधी के सामने खैर जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए इलेक्शन में, तो वो खैर एक तरह के डमी कैंडिडेट थे, ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि नहीं, ये बाकायदा इलेक्शन हुआ है जिसमें सोनिया गांधी जीत कर सत्ता में आई हैं। तो उसके बाद सोनिया गांधी ने उन तमाम लोगों को आगे बढ़ाया जो उनकी चापलूस मंडली में शामिल थे। यही वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए, और नमक हराम गद्दार हामिद अंसारी जो कहता है कि रिटायर होने वाले दिन की देश में मुसलमान खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा है, वो जैसा दोयम दर्जे का आदमी 10 साल तक हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बन पाया। और प्रतिभा पाटिल वो भी 5 साल तक प्रेसिडेंट बनी। प्रणब मुखर्जी ज़रूर डिज़र्व करते थे प्रेसिडेंट बनना, और लेकिन उनको प्रेसिडेंट बनाने के पीछे कहीं ना कहीं ये था कि ये जो एक गिल्ट के जो फील था कि हमने मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया लेकिन इतने सीनियर आदमी को पीएम नहीं बनाया, तो शायद ये एक वजह थी। और उसके बाद जब 2004 में यूपीए बना और कांग्रेस सत्ता में आई, और भी बहुत सारे दल थे, लेकिन असल जो कमान थी सत्ता की वो कांग्रेस के हाथों में ही रही। उसके बाद सोनिया गांधी के जो चापलूसों का उनका एक असली खेल शुरू हुआ। कैबिनेट की कोई हैसियत नहीं थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में तमाम झोलाधारी, और जो झोले जो हैं वो जो झोलाधारी हैं वो नाम के झोलाधारी हैं, वो एनजीओ वाले, असल में उनके झोले में बहुत माल है। तो उन लोगों को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ज़रिए बिठा दिया गया सरकार के ऊपर। उसके बाद एक से बढ़कर एक फैसले लिए गए, और कांग्रेस के इतिहास में जो सबसे बड़ी उसके लिए जो नुकसानदायक घटना हुई वो ये हुई कि 2009 के चुनाव में वो दोबारा सत्ता में आ गई। अगर 2009 में यूपीए ना जीतता तो यकीनन उसका वो हाल ना होता जो आज है। और 2009 में सत्ता में आने के बाद जो एक तरीके का जो एक गुरूर, एक भ्रष्टाचार को मान्यता देने वाली जो कहानी शुरू हुई, उसकी तो खैर उसके बारे में तो सबको मालूम है। और इसमें क्या सच है क्या झूठ है इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हवा ज़्यादा बनाई गई। लेकिन 2012 में जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ अन्ना हज़ारे का, जिसके पीछे केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन और शुरुआत में आरएसएस का भी हाथ था, उसने कांग्रेस की इमेज को बहुत ख़राब किया। लेकिन सोनिया गांधी ने और उनकी मंडली ने कोई फिक्र नहीं की, कोई चिंता नहीं की। और 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हो गया। अभी उन्होंने उस वक्त उसको नहीं माना कि ये एक बहुत बड़ी कोई घटना हो गई है,
लेकिन नरेंद्र मोदी 2019 में फिर वापस आ गए। और इधर राहुल गांधी जो हैं, उन्हें वो शरीफ आदमी हैं और उनके अंदर एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, लेकिन जो सोनिया गांधी का जो पुराना जो गैंग है बुजुर्ग लोगों का, उसे बड़ी छटपटाहट हो रही थी, नहीं हमारे हाथ से ताकत निकल गई है। तो राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया और 2019 की हार के बाद वो अमेठी से खुद इलेक्शन हार गए। भला हो जिसने उन्हें सलाह दी थी कि आप जाकर वायनाड से चुनाव लड़ दो, अदरवाइज़ राहुल गांधी तो बेचारे कहाँ रहते, बड़ी दिक्कत हो जाती, उनके पास तो शायद कोई अपना मकान भी नहीं है। और फिर सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के साथ साथ उदय हुआ है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी को अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं पॉलिटिक्स की, उसके बारे में मालूमात नहीं है। वो शायद अपनी दादी के हैंगओवर में हैं, उन्हें लगता है कि वो अपनी दादी की तरह लोगों पर छा जाएंगी। वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। यही बात समझने में बहुत लंबा वक्त कांग्रेस ले रही है, और जब तक वो समझ पाएगी तब तक हो सकता है कि ये जो सियासी रंगमंच है उससे उसकी भूमिका ही समाप्त हो जाए। अब कांग्रेस के सामने क्या विकल्प हैं? अगर राहुल गांधी को जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में, ये अन्ना वाला, मैं इसे आंदोलन नहीं कहूँगा, इसे नौटंकी कहूँगा, तो अगर उसी वक्त राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देती सोनिया गांधी तो शायद वो बन जाते। अब बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना और कांग्रेस का सत्ता में आना, भले ही गठबंधन के साथ, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आने वाले कल में हालात, परिस्थितियाँ कौन सी करवट बैठें कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुश्किल ज़रूर है। लेकिन राहुल गांधी को खुद आगे आना होगा। अभी तो वो अनमने से हैं, उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को, और जो उनके सहयोगी थे, उनके युवा सहयोगी, उनको जो ओल्ड रेजिमेंट है कांग्रेस की, वो बड़ी धूर्तता के साथ, बड़ी कुटिलता के साथ रोज़ बेरोज़ निपटाती जा रही है। तो ऐसे में कोई उनके साथ कैसे रह पाएगा? या तो वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या पूरी ताकत के साथ जुट जाएं अपने विरोधियों को कड़ा सबक सिखाने में, पार्टी के अंदर। बाहर तो वो बाद में निपट पाएंगे। और सोनिया गांधी को तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, वो ज़्यादा लंबा उनका राजनीतिक करियर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के सामने फिर प्रियंका गांधी चुनौती बनकर खड़ी होंगी। और लोगों को लगता था कि प्रियंका गांधी तो बहुत अच्छी वक्ता होंगी और ये इनकी बड़ी समझ होगी, जनता की नब्ज़ को पकड़ने वाली होंगी। ये बात अलग है कि बंद मुट्ठी लाख की तो खुली तो खाक की। राहुल गांधी को चाहिए कि वो खुद कमान संभालें, लोगों को इकट्ठा करें, अपने भाई वरुण गांधी को बुलाएं और उनसे कहें कि आइए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। यही कुछ विकल्प हैं, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। आप पुराने समीकरण को लेकर, जो आपका पुराना समीकरण था दलित ब्राह्मण मुसलमान, इसको लेकर बहुत लंबा राज किया और अब हालात बदल गए हैं। आपको अपनी रणनीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। अब इस वक्त तो कांग्रेस का हाल लेटर मुगल जैसा हो गया है। जो शाह आलम था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली में घुस जाता, वज़ीरों की डर की वजह से मारा फिरता था। फिर बाद में उसको सत्ता मिली मराठों की वजह से, महाजी सिंधिया की वजह से, बाद में वो अंग्रेज़ों का भी पेंशनर रहा। और उस वक्त एक बड़ा अच्छा सेनानी था मिर्ज़ा नज़फ़, जिसने जो बुझता हुआ दीपक था मुगलिया सल्तनत का, उसको जलाने की कोशिश की। लेकिन जो शाह आलम के जो और दरबारी थे वो सहयोग तो कुछ नहीं करते थे, उल्टे मिर्ज़ा नज़फ़ के सामने परेशानियां खड़ा करते थे। बाद में क्या हुआ, शाह आलम के बाद अकबर सेकंड, जो शाह आलम का बेटा था, जिसे नंगा करके नचाया था नजीब उद्दौला जो रोहेला था, उसके पोते ग़ुलाम कादिर ने, और बाद में वो भी 30, 35, 40 बरस तक बादशाह रहा। फिर बहादुर शाह ज़फ़र आए। खैर वो ख़त्म तो शाह आलम के वक्त में ही हो गई थी। यही हाल इस वक्त कांग्रेस का है। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, चाहे कितना ही बड़ा राजवंश क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाता है। और यही हाल जमहूरियत में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ कुछ एक घराने हैं जो हमेशा राजनीति में आगे रहे हैं। सही बात तो ये है कि लोकतंत्र में वंशवाद अपने आप में एक बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन हिंदुस्तान का मिजाज कुछ ऐसा है कि लोग पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का यादव वंश है, बिहार में लालू प्रसाद का वंश है, हरियाणा में चौटाला का वंश है, पंजाब में बादल का वंश है, आंध्र प्रदेश में रामा राव का वंश है। और ये तमाम जो वंश हैं ये चल रहे हैं, लेकिन कायदे से ख़त्म होने चाहिए। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो अगर वो लोकतांत्रिक दायरे में रह के अब भी अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी रणनीतियाँ बदलें। उसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हिंदुत्व की तरफ
आना होगा। अगर वो नहीं आती है तो फिर ये है कि अभी वक्त पूरी तरह से ख़त्म होने में वक्त लगेगा, लेकिन 10, 15, 20 साल में कांग्रेस का जो वजूद है वो ख़त्म हो ही जाएगा। क्योंकि जो अब चापलूस ब्रिगेड है वो भी जब देखेगी कि अब कुछ नहीं मिल रहा है, और क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो भी 5-10 साल से ज़्यादा कहाँ रह पाएंगे, और जो युवा हैं वो कांग्रेस छोड़ कर भाग ही रहे हैं। तो यही वजह है कि लोग अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर के नेता हों या बड़े स्तर के कार्यकर्ता नेता कोई भी हो। और हर एक कोई राजनीति में आना चाहता है सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। ये तो झूठ बात है कि नहीं, हम समाज सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। समाज सेवा करने के लिए तो सभी हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है क्यों आना चाहते हो, कि समाज की सेवा करने के लिए। आईआईटी की इंजीनियरिंग छोड़ के आया समाज की सेवा करने के लिए। ऐसे ही राजनीति में है, और समाज की सेवा करते करते ही साइकिल पे चलने वाला एक एसयूवी पर चलने लगता है, और जिसके पैरों में फटी चप्पल नहीं होती वो बाली के जूते पहनने लगता है। तो ये किरदार है राजनीति का। बहरहाल राजनीति कोई चैरिटी का काम नहीं है, इसमें सब लोग अपनी अपनी एम्बिशंस को लेकर आते हैं। लेकिन अब जब लोगों को लगता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा हैं वो पूरी नहीं हो सकती तो वो चले जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के साथ हो रहा है। अब अगला चुनाव जो है वो लोकसभा का 2024 में है, और कोई भी राजनीति का जो विश्लेषक है वो आपको नहीं बता सकता कि 2024 में क्या कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी। बेहतर वो तब कर पाएगी जब वो उसी तरीके से लड़ने की कोशिश करे जैसे बीजेपी कर रही है। लेकिन वो आज भी अपने पुराने अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ना चाहती है। वही बात है, और जो गलतियाँ वो करती आ रही है, जैसा कि कांग्रेस 2019 में नहीं आ रही, जो इलेक्शन हुआ था उसमें नहीं हारी। कांग्रेस हारी है 5 अगस्त को, जब वो 370 की जो उसके समर्थन में आ गई। उसके बाद वो सीए के विरोध में थी। यानी कि जिस बात से राष्ट्रवाद जुड़ा है, देश का वक़ार, देश का सम्मान जुड़ा है, वो कौन सलाहकार है जो उन्हें सलाह देता है। और देखने में अगर हम देखें तो हमारे सामने बात उभर कर सामने आएगी कि ये जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, जो युवा लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो धारा 370 पर सरकार के रुख के साथ थे। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों या सचिन पायलट, यही रुख दीपेंद्र हुड्डा का था, यही जितिन प्रसाद का था, यही ज्योति मर्धा का था, और बहुत सारे लोगों का। और ये वो तमाम संभावित लोग हैं जैसे कि मिलिंद देवड़ा, जिनके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। और जब ना कहीं पर युवा नेतृत्व की कोई अहमियत हो, ना किसी के की काबिलियत की, जैसे कि वो महुआ मित्रा है जो आज बड़ी अच्छी एक स्पीकर हैं जो तृणमूल कांग्रेस से सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने खुद कहा कि उनकी बड़ी रैगिंग की किसने, एक वो जितेंद्र सिंह है अलवर का, और एक शायद आरपीएन सिंह है। अब इन दोनों को, अब खैर आरपीएन सिंह तो लगता है कि ठीक है काबिलियत है, लेकिन अब जितेंद्र सिंह के बारे में कोई क्या कहे, जो लोग बॉडी लैंग्वेज के और तमाम चीज़ों के माहिर हो बता सकते हैं। तो महुआ मित्रा जैसी काबिल औरत जिसको कांग्रेस में होना चाहिए था, उसे ढकेल दिया गया। और जो जनाधार वाले लोग हैं कांग्रेस में टिक नहीं पाते, चाहे वो ममता बनर्जी है, शरद पवार हैं, और दूसरे लोग हैं। जगनमोहन रेड्डी और उसकी माँ मिलने गई सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी ने मिलना तो दूर एकदम आई, कहा कि फट से ही अपना जो आपकी जो यात्रा चल रही है उसको बंद कीजिए। वो अपना जो असम का था नेता कांग्रेस का, जिसने इल्ज़ाम लगाया राहुल गांधी पर कि मैं मिलने गया राहुल गांधी से, वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। कांग्रेस आला कमान पर अक्सर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो सीनियर नेताओं का अपमान करते हैं, जैसा कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री के साथ हुआ। उनके स्वागत का तरीका राजीव गांधी को पसंद नहीं आया तो एकदम से मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनको सरेआम फटकारा राजीव गांधी ने हैदराबाद के एयरपोर्ट पर, बाद में इसी को आधार बनाकर एनटी रामाराव ने वो इलेक्शन जीत लिया। तो एक बिहार के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, वो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उनको केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो खैर बहरहाल उस वक्त जो कांग्रेस का आलाकमान था, गांधी ख़ानदान था, उसके पीछे जनता की ताकत थी। और इस देश में जनता की ताकत मिलने के बाद अक्सर नेता बेकाबू हो जाते हैं, तानाशाही रुख अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है तो वो किसी को क्यों कोई ज़्यादा अहमियत दें। बहरहाल अब देश में बीजेपी का जो दौर है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन जैसा कि होता रहा है कि लोकतंत्र में जो परिवर्तन होता है वो पुराने राजवंशों की तरह कोई 50-100 साल नहीं लगते।
5 बरस में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए समर्पण करने की बजाय, और जैसा कि कांग्रेस में है जो चरण पादुका चारण हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देने की बजाय अगर वाकई सही लोगों को अहमियत दी जाए, और लोगों को अहमियत देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उनको समझने की कोशिश करें। और ये जो फिजूल की बात है कि ये आपका माइनॉरिटीज़ की बात और ये आपका दलितों की बात, पिछड़े की बात, ये सब बातें बहुत दूर रह गई हैं। अब नए तरीके से ख़ुद को ढालने की कोशिश कीजिए। अभी पुरानी बातों को लेकर चलेंगे तो अतीत के जंगलों में खो जाएंगे और आपका कोई जो है वो नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। नमस्कार, जय हिंद।